पूछा था सच में, क्योंकि वो 2 to the power n में 5 ही आता है। हाँ, 2 to the power n में 5 ही आता है, तो इसमें यही बोला था उसका द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज पॉसिबल व्हेन ईच एट्रीब्यूट ऑफ आर इज कैंडिडेट की, तो 2 to the power n -1। जब हमारे पास आर है ए बी सी डी है, तो उसमें सारे के सारे जैसे कि एम्प्लॉय आईडी था और पैन नंबर ले लो और फिर क्या कहते हैं आधार कार्ड ले लो, तीनों यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तीनों कैंडिडेट की हैं। तो इस केस में 2 to the power n से पूरा अब वो पूरा सेट का वो सबसेट आएगा, उसमें से एक हम 5 वाला हटा देंगे, 2 to the power n -1। ये एक मतलब स्पेशल केस हो गया जब सारा का सारा है। द मिनिमम नंबर ऑफ सुपर कीज पॉसिबल व्हेन ऑल द एट्रीब्यूट कंबाइंड फॉर्म सिंगल कैंडिडेट की, यानी कि उसका कैंडिडेट की तभी एक ही कैंडिडेट की है, और वो जब मिला दे रहे हो तब कंपोजिट वाला जब सारा का सारा आ रहा है तभी जाके वो कर पा रहा है, नहीं तो कर ही नहीं पा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ एक ही सुपर की, क्योंकि उसमें और क्या तुम कौन सा एट्रीब्यूट ऐड करोगे, उसमें एक ही सुपर की, एक ही कैंडिडेट की, एक ही प्राइमरी की, हाँ एक ही सिंपल की नहीं है, सिंपल की है ही नहीं, मतलब हाँ कंपोजिट कैंडिडेट की है। जैसे वही A1 A2 AN मिला के होगा कैंडिडेट की। लिखा हुआ है क्या RABCD। हाँ आर, अब एक नया रिलेशन है ABCD, इसमें हमारे पास कंपोजिट की है A, तो इसमें सुपर कीज जो आएंगे वह 2 to the power n -1। हाँ ये पावर में n-1 है, 2 to the power n उसमें से -1 नहीं, ये पावर में, हाँ पावर में n-1 है। यहाँ पे n हमारा 4 है, 2 to the power 4 -1 2 to the power 3, यानी कि 8 सुपर कीज आएंगे इसके। सुपर की A आएगा, कैंडिडेट की A आएगा, हाँ वो तो है ही, बट इफ सुपर की ABC इज कैंडिडेट की, मिनिमम ABC इज रिक्वायर्ड। अच्छा ये कुछ ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ से है, यहाँ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, उससे समझने में दिमाग मत लगाओ, वो अलग चीज़ कुछ लिखा हुआ है, तो बताओ ना क्या है वो कॉन्टेक्चुअल वहाँ पे कुछ समझा रहा होगा, मैंने लिख लिया होगा। अरे कैंडिडेट की A है तो सुपर की तो A होगा ही, बट इफ सुपर की इज AB देन ABC इज अ कैंडिडेट की, मिनिमम ABC इज रिक्वायर्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई। अरे नहीं, वो यही बता रहा है, सुपर की AB भी हो सकता है, और अगर ABC कैंडिडेट की है तो सुपर की में कम से कम पूरा का पूरा ABC आना ही चाहिए, तभी जाके वो कोई और सुपर की बनेगा ना, ABC पूरा का पूरा आना ही चाहिए। बस यही छोटी सी बात वो थोड़ा बढ़िया से बता रहा होगा। क्या बताया लाइक, हाँ ये बताने लायक नहीं थी, बात समझ में नहीं आ गई थी। क्या अभी भी सर्दी लगती तुम्हें? नहीं सर्दी नहीं लगती है, थोड़ी थोड़ी। हटा दिया क्या लेके आ रहे, मतलब क्या लिखा, कितने सारे चंदर, कितने सारे वो, कितनी सारी कितने सारे कपड़े तो हम बहुत लाए पहनते नहीं। हाँ तो ये अब ये नया है RABCD, यहाँ पे जो है सो वही सेम ही सवाल है। A हमारा कैंडिडेट की है, BCD बचा, तो BCD का नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 to the power 3, तो 8 सुपर की हो गया, ठीक है। RABCD अब फिर वही बता रहा है, मतलब वो 8 क्यों होगा, तो वो 0 0 0 वो डिजिटल लॉजिक से कंबाइन, ये सब फालतू का खेल कर रहा है, 0 0 0 फालतू चीज़ नहीं कर रहा है, मतलब वही, मतलब एक बार D है, जहाँ 1 है तो वहाँ पे D है, जहाँ पे 1 है तो एक बार C है, ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे ना उसके सारे के सारे, 0 0 0 में 5 वाला हो गया उसके सबसेट, तो वही है AD AC, ये इतने सारे सुपर कीज बनेंगे। ये बात हमें समझ में आ रही है। अब जब A1 भी है और A2 भी है, तो कॉम्बिनेशन तो वो वही इंटरसेक्शन कॉमन वाला हटाएगा, तो वही है 2 to the power n -1 plus 2 to the power n -1 minus 2 to the power n -2, ठीक है। अब RABCD ये है, कैंडिडेट की हमारा A और B, दो कैंडिडेट की अलग अलग, तो उस केस में क्या होगा, 5 थे, 5 में से हाँ n-2 निकल के 24 आ जाएगा, कैलकुलेशन है ये तो हम लोग समझ चुके हैं। कैलकुलेशन में कभी भी नहीं आती है, कभी हम जोड़ नहीं पाते कि अंतर कितना है। RABCD में कैंडिडेट की AB है, CD है, तो 2 to the power n -2 plus 2 to the power n -2 minus 2 to the power n -4, 14 आ गया इसका कैलकुलेट करके। RABCD इफ ऑल एट्रीब्यूट्स आर कैंडिडेट की, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं सब कैंडिडेट की है, तो टोटल 2 to the power n -1 यानी कि 4 हैं, तो वही 15 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर A 4 है तो ABCD आएगा, वही ये 15 कौन कौन से हैं, तो वो ये गिन के बताया है, मतलब A है कैंडिडेट की, क्या कि कौन हो सकते हैं 4 है? अरे नहीं, ये समझाने के लिए दिखाया है, वो तो हम लोग समझ गए हैं, वो तो हम लोग वही समझ गए, 5 हटा दो तो वो 15 हो जाएगा। A के साथ आएगा तो BCD के साथ आएगा, और फिर B के साथ CD वाला आएगा, तो उसमें CD के साथ 4 हो जाएंगे, मतलब 2 to the power 4, वही सिंपल चीज़ है, आगे बढ़ सकते हैं।
रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट अब हम देखेंगे, है ना? रिलेशनल अलजेब्रा क्या नहीं, वो क्लास का है। हाँ वो आगे नेक्स्ट पेज, उसके भी नेक्स्ट पेज रिलेशनल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। रेफरेंशियल ये आ गया हाँ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी 6C3 के कांस्टेंट। बाद ये हाँ वही एक सेकेंड हाँ हाँ। अब ये एक और कंडीशन है कि मतलब अगर हमारे पास n एट्रीब्यूट्स हैं तो अब कैंडिडेट की जो बनेगा, हमें नहीं पता क्या है कैंडिडेट की, एक एट्रीब्यूट लेके भी बन सकता है, दो एट्रीब्यूट लेके भी बन सकता है, तीन एट्रीब्यूट लेके भी बन सकता है, चार लेके भी, पांच लेके भी, छः लेके भी, ये छः कंडीशन लेके बन सकते हैं, छः केसेस। अब इन छः किसी भी केस में जो हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की जो निकलेगा वो मतलब ये सवाल हमें हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास n एट्रीब्यूट्स हैं। अब हमारे पास तरीका है कि कैंडिडेट की जो बनेगा वो या तो एक एट्रीब्यूट लेके, दो एट्रीब्यूट लेके, ऐसे हमारे पास n तरीके हैं। तो कितने सेट ऑफ एट्रीब्यूट में हाईएस्ट नंबर ऑफ वो आएगा, हाँ कैंडिडेट की निकलेगा। मतलब 3 वाला लेके जब हम बनाए 3 मतलब ये मैथ का सवाल है मेनली। 6 है ना, तो 3 का कॉम्बिनेशन में ज़्यादा आएगा कि 2 का कॉम्बिनेशन में ज़्यादा आएगा, कि ऐसे करके सेपरेटली देख रहे हैं एक एक कंडीशन में। तो ये हमेशा वो n/2 का जो फ्लोर वैल्यू होगा ना उतने लेके हमेशा फ्लोर वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि अगर 4.7 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो जाएगा, सॉरी 4 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, -4.7 में -5 होगा, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में n मतलब n तो हमारा वो हो गया NC n/2 का n/2 का फ्लोर वैल्यू लेंगे, यानी कि अगर हमारा वो 5 है 5/2 2.5 होगा तो 2 लेंगे, इंटीजर लेंगे। हाँ 5C2 तो 5C2 तो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट लेके आ जाएगा दो के, तो वो हो जाएगा हमारा मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कैंडिडेट कीज। तो सवाल यहाँ पे ये है कि कितने का वो ग्रुप लेके तो उसका आएगा आंसर। मतलब ये ऐसे सवाल के वो हम लोग ऐसे बताएंगे, मतलब NC और n/2 का फ्लोर वैल्यू, यानी कि अगर 5 एट्रीब्यूट है तो 5C2 में आएगा सबसे मैक्सिमम, 5C3 भी सेम ही आएगा, वैल्यू आएगा ना 5C2 5C3। तो बस ये एक छोटा सा बात था। जैसे कि अगर 6 हमारे पास एट्रीब्यूट है, हैशटैग से नंबर ऑफ से डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो 6C3 वाले में मैक्सिमम आएगा वो बस, मैक्सिमम हाँ 6C3 में कैंडिडेट की मैक्सिमम आएगा, 6C2 और 6C1 65 66 वो सब कम आएगा, सिंपल सी बात। ये मेन चीज ये कहना चाहता है कि अगर जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं तो उनमें से कितनी कैंडिडेट की ऐसी होंगी जो मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स बना रही होंगी, मतलब जिनमें कितना एट्रीब्यूट लेके वो कितना वाला बात है, ज्यादा बना रही हैं। हाँ और वो कितना बनेगा तो वो कॉम्बिनेशन 6C मतलब NC n/2 का फ्लोर वैल्यू से निकाल लेंगे इंटीजर, बोल देंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 3 को लेकर बनेंगी और टोटल 6 बनेगी। ऐसे 6 नहीं बनेगी, वो तो 6C3 बनेगी ना टोटल। हाँ 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 वही बात है, समझ गया। हाँ मैं समझ गया ज्ञान जानने नहीं समझ गया। संडे निकल गया, तुम बाल कटाने नहीं गए थे? बाल नहीं कटवाया मैंने, संडे भी निकल गया, होली भी निकल गई, कटवा लिए, देखा नहीं तुमने? ये बस ऐसे ही एक एक्स्ट्रा बात था, एक तरह से सवाल था। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इसमें डिफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है? ये डिफरेंस, जब डिफरेंस में एक टेबल को दूसरे टेबल का डिफरेंस मिल रहा होता है, इंटीग्रेट भी हो रहा होता है, 2 टेबल इंटीग्रेट भी हो रहा है रेफरेंस लेके। प्राइमरी की रेफरेंस नहीं है, सिर्फ प्राइमरी की तो इस टेबल का है ना, जब इसका प्राइमरी की दूसरे टेबल को डेटा प्रोड्यूस कर रहा है इस टेबल का, तब वो उसके लिए फॉरेन की है, तब रेफरेंसिंग की बात है। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी बताओ क्या होता है भाई? अरे 2 टेबल को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, 2 टेबल को साथ में मिला रहे हैं, किस कैसे मिला रहे हैं? तो वो टेबल इस टेबल के प्राइमरी की से रेफरेंस ले रहा है, ये तो फॉरेन की बन गई, उस टेबल के लिए ये प्राइमरी की फॉरेन की बन गई, उस टेबल में भी आएगी। तो इसीलिए जहाँ भी डिफरेंशियल इंटीग्रिटी आएगी तो वहाँ फॉरेन की भी आएगी, और फॉरेन की किसी न किसी टेबल का प्राइमरी की होगा, वो किसी न किसी, मतलब समझ रहे हो, सेम ही की है, इस टेबल के लिए प्राइमरी की है, उस टेबल के लिए फॉरेन की है। एम्प्लॉय आईडी इस टेबल में भी है, इस टेबल में हमने पहले डिफाइन किया था, इस टेबल में से लेके उस टेबल में जा रहा है, तो हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे EMP ID फ्रॉम दैट टेबल, तो वहाँ भी डिस्प्ले होगा उस टेबल के लिए फॉरेन की, इस टेबल के लिए प्राइमरी की। नहीं समझ में आया है, अरे रिलैक्स ना हो, देखो नीचे डायग्राम बना हुआ है ना। फॉरेन की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट रेफरेंसेस प्राइमरी की और अल्टरनेटिव की
प्राइमरी की और अल्टरनेटिव की जो बचे हुए हैं कैंडिडेट कीज, वो हैं अल्टरनेटिव कीज ऑफ द सेम रिलेशन और अदर रिलेशन। खुद ही अपने टेबल में भी हो सकता है, अपने सेल्फ रेफरेंसिंग भी हो सकती है रिलेशन। ये कैसा होता है रिकर्सिव रिलेशन? सेल्फ रिलेशन मतलब रिकर्सिव रिलेशन क्या होता है? अपनी टेबल का सुपर एम्प्लॉय। अच्छा, मतलब जो एम्प्लॉय आईडी ही अपने उसका एम्प्लॉय आईडी। हाँ, अब यहाँ पे जैसे स्टूडेंट टेबल है और इनरोल टेबल है। हाँ, फिर स्टूडेंट टेबल है, इनरोल टेबल है। इसमें एसआईडी है। एसआईडी हमने यहीं पे डिफाइन किया था ये स्टूडेंट के लिए, ठीक है। पहले हमने स्टूडेंट टेबल बनाया है, समझ में आ रहा है? तो इसमें एसआईडी इसके लिए रेफरेंशियल की है, मस्ट बी प्राइमरी की या फिर अल्टरनेट की। क्यों? क्योंकि तभी ये सारे के सारे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा। अल्टरनेटिव की सारे के सारे वो कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की नहीं बन पाए हैं वो है। और उस टेबल के लिए एसआईडी ले गए तो हमारा ये मतलब उस टेबल के लिए फॉरेन की हो गया। ये एनरोल टेबल के लिए क्यों लगा है? इसका भी कुछ मतलब है? क्योंकि ये एसआईडी वहाँ से उस टेबल से रेफरेंस ले रहा है, डेटा उस टेबल में है, स्टूडेंट वाली टेबल में है। हाँ, वहाँ से डेटा ये ले रहा है, तो ये इसीलिए रेफरेंस ले रहा है वहाँ से। सिंपल है ना? अबे वो एसआईडी उस टेबल का है ही नहीं, इस टेबल का है। वो इस टेबल से आ रहा है ताकि वहाँ पे वो इस टेबल का डेटा लेके जा पाए, इसीलिए वो इधर रेफरेंस कर रहा है। हाँ, आगे बताओ। ये हो गया। तो जिस टेबल से हम लेके जा रहे हैं वो रेफरेंस्ड रिलेशन हो गया, और जिस टेबल में हम रिलेशन हम ला रहे हैं वो रेफरेंसिंग रिलेशन हो गया। जहाँ से डेटा आ रहा है रेफरेंस्ड रिलेशन, जहाँ डेटा आ रहा है रेफरेंसिंग रिलेशन। और ये चीज़ मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था कि फॉरेन की कब बोलेंगे, सेकंड वाली टेबल में जब पहुंच गई वो तो उसकी प्राइमरी की बन जाएगी। नहीं, उसकी प्राइमरी की नहीं बनेगी ना। नहीं बनेगी? क्योंकि उस टेबल की वो है ही नहीं, वो डेटा यहाँ से ला रही है, वहाँ हम नहीं नया डेटा नहीं ऐड कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो इस टेबल में भी तो कोई एक प्राइमरी की चाहिए जो यूनिकली इस टेबल को आइडेंटिफाई करे। नहीं भी है तो ये कर लेगा ना इसका डेटा। हाँ, ये प्राइमरी की बन गई। हाँ, क्या? तो फिर प्राइमरी की फॉरेन की बीच का डिफरेंस बताओ। अरे सेम ही की है ना। अगर अब कोई डेटा दोनों के लिए बराबर है, मतलब तुमने कोई एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी के लगाने के लिए और भी हमारे पास कंस्ट्रेंट देखने होंगे। 1 सेम ही एम्प्लॉय का कोई तुम 2 मोबाइल नंबर रख रहे हो, मान लो मोबाइल नंबर, तो 1 एम्प्लॉय 1 का भी एम्प्लॉय 1 का भी, तो उसके लिए फॉरेन की वहाँ पे प्राइमरी की नहीं बन सकता है। लेकिन उस टेबल को डिफाइन करने के लिए भी तो एक प्राइमरी की बननी चाहिए। हाँ, बनेगी ना? तो वहाँ पे तो दोनों के कॉम्बिनेशन ना, एसआईडी और मोबाइल नंबर दोनों की कॉम्बिनेशन बनेगी। वो अलग है, उसके प्राइमरी की डेफिनेशन ही अलग है। तुम एसक्यूएल में इसका मतलब तुमने प्राइमरी की और फॉरेन की वो इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है फॉरेन। हाँ, तो वो आगे भी देख लेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि जब ये फॉरेन की डिक्लेयर करते हैं ना तो वो उस टेबल का पार्ट ही नहीं होता है। वो जो तुम लिखते हो फील्ड नेम और फिर उसका टाइप देते हो डेटा टाइप, वैसे करके फॉरेन की तुम लाते ही नहीं, तुम कंस्ट्रेंट देते हो और उस टेबल से लाते हो, तो तुम्हें साफ साफ दिखेगा उस टेबल से ला रहे हैं, इस टेबल का ये पार्ट ही नहीं है, वो एट्रीब्यूट उस टेबल का पार्ट ही नहीं होता है। लेकिन जब डिस्प्ले एट्रीब्यूट जो जब डिस्प्ले होता है तब वो बस दिखता है, उस टेबल में वो पार्ट नहीं होता। अगर इस टेबल में एसआईडी बन गई है, ये इसका पार्ट है ही नहीं, वहाँ से आ रही है ना। यहाँ पे तुम यहाँ पे जो भी डेटा डालोगे वो उससे पहले यहाँ पे होना चाहिए, यहीं से लेगा वो। अच्छा, अगर मतलब ये सिर्फ शो करने के लिए यहाँ आ जाती है। अगर हम यहाँ कोई डेटा ऐसा डाल दें जो यहाँ ना हो तो वो इंसर्शन एनोमली, अपडेशन एनोमली और वो डिलीशन एनोमली सर पढ़ा रहते हैं ना, एनोमली आगे हम भी आगे हम भी देखेंगे। एनोमलीज आते हैं। हाँ, तो एनोमलीज आता है और एनोमलीज आपको तभी आता है जब आपके दिमाग में ये क्लियर हो। एनोमली इसी के कारण है ना, डोमेन एनोमली इसी के कारण है ना। ये कोई ऐसा डेटा रख ही नहीं सकता जो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहीं से ला रहा है ना ये। यहाँ पे कुछ भी होने से पहले यहाँ पे होना आवश्यक है। डिपार्टमेंट नाम की टेबल बनी थी, मतलब एक वो था कॉलम, वो डिपार्टमेंट दूसरे टेबल का था, वो यहाँ पे फॉरेन की बनेगा ना, है ना? हाँ, यहाँ पे वो कोई वैल्यू ऐसी नहीं ले सकता जो डिपार्टमेंट टेबल में ना हो, नहीं ले सकता। अगर वहाँ से हटा देंगे तो यहाँ से वो कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा। हाँ, वहाँ हटाने से पहले यहाँ भी हटाना होगा। यहाँ पे हटा सकते हैं, यहाँ पे हटाएंगे।
अगर तुम्हें हटाना है तो पहले यहाँ से भी हटाना है ना, अगर उस टेबल से हटाना है यहाँ से तो तुम हटा दो, क्या दिक्कत है? नहीं, अगर जैसे मान लो SID से मुझे हाँ। एक नेम हटाना है। SID से तुम यहाँ पे ला रहे हो, मान लो 1 तुम SID लेके आए हो, अब तुम्हें 1 को हटाना है, तो पहले यहाँ भी तो हटाना होगा, क्योंकि तुम फिर बाद में हाँ, क्योंकि तुम यहाँ हटा दोगे तो ये कहाँ से लाएगा 1? इसको क्या पता 1 क्या है, ये तो वहाँ से ला रहा था ना। तो एनोमलीज आ जाएंगी, डेटा में गड़बड़ी आ जाएंगी अगर तुम वो नहीं करोगे तो, क्योंकि वो तो ला ही रहा है, इसके पास खुद का स्टोरेज नहीं है। हाँ, वो वहाँ से सब कुछ लेके पकड़ के ला रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेम और डिफरेंट टेबल में जब हो रहा हो तो प्राइमरी की और अल्टरनेटिव की है, और फॉरेन की रेफरेंस मतलब सेम ही टेबल, जैसे कि सुपर एम्प्लॉय, वहीं से सुपर एम्प्लॉय भी डेटा तो एम्प्लॉय आईडी से ही ले रहा है ना, डेटा उसके पास खुद का अपना डेटा कुछ भी नहीं वो क्रिएट कर सकता, यहाँ का डेटा ही वो लेके जाएगा। इट इज़ यूज टू रिलेट रिलेशन टेबल विथ अदर और सेम रिलेशन टेबल। व्हाट? फॉरेन की इज यूज टू रिलेट the same table with same table or same table with one table with another table, टेबल को ही रिलेशन तुम बोलोगे, एक दूसरे को रिलेट कर सकती है, वन टू अदर और सेम टू सेम। जहाँ पे एक एट्रीब्यूट जो है सो डेटा किसी फलाना एट्रीब्यूट से ले रहा है, तो वो सेल्फ डिफरेंसिंग हो गया, सेम का रिलेशन सेम के साथ हो गया। ये भी बता गए तुम क्या? रेफरेंसिंग और रेफरेंस। हाँ, रेफरेंसिंग रिलेशन टेबल विच कंटेन्स द फॉरेन की इज नोन एज रेफरेंसिंग रिलेशन, चाइल्ड रिलेशन, जिसमें फॉरेन की है, जहाँ पे डेटा आ रहा है, वो है हमारा रेफरेंसिंग रिलेशन, रेफरेंस्ड रिलेशन, टेबल विच इज रेफरेंस्ड बाय फॉरेन की। हाँ, तो जो डिपार्टमेंट है, हाँ, डिपार्टमेंट जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी इसकी फॉरेन की बनी हुई है, हाँ, तो वो इसके लिए रेफरेंसिंग रिलेशन हो गया ना। किसके लिए? हाँ, डिपार्टमेंट टेबल तो अलग बनी हुई है, हाँ, यहाँ से उसकी आईडी उसमें जा रही है ना, तो ये वाली होगी रेफरेंसिंग रिलेशन, वो वाली होगी रेफरेंस्ड रिलेशन। ठीक, हाँ, पक्का, हाँ, 100%। टेबल विच इज रेफरेंस्ड बाय फॉरेन की इज रेफरेंस्ड रिलेशन। जो टेबल रेफरेंस किया जा रहा है, डिपार्टमेंट जो हो गई पेरेंट टेबल हो गई, हाँ, वो पेरेंट टेबल हो गई, वो चाइल्ड, ये पेरेंट रिलेशन हो गई, चाइल्ड रिलेशन हो गई, ये जहाँ से डेटा लाया जा रहा है वो हो गया रेफरेंस रिलेशन। अब हम देखते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट। वही है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। पढ़ा था कि रेफरेंशियल जो होता है ना कंस्ट्रेंट या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, वो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन की को बोला जाता है, बाकी सबकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी नहीं है। हाँ, तो फॉरेन की ही तो रेफरेंस लेके आया है ना, तो तुम प्राइमरी की को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैसे बोल सकते हो? और बिना प्राइमरी की होगा तो वो किस की से लाएगा? वो प्राइमरी की, वो किसी न किसी प्राइमरी की को ही पॉइंट कर रहा होगा ना। अरे फॉरेन की इसके जब सारे टपल यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे तभी वहीं से डेटा लाएगा ना वो। अब इसके टपल यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इसमें वो वाला टपल लूँ कि ये वाला टपल लूँ। वो डेटा लाएगा एक एक टपल के लिए, यूनिकली लेके आएगा। हम, हाँ भाई यूनिकली। अब यहाँ पे 2 अमन है तो वो तो अमन तूने सिर्फ लिखा, तो इस टेबल का डेटा में कौन सा टपल लेगा, पहला वाला लेगा दूसरा वाला लेगा, वो डिसाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके लिए प्राइमरी की चाहिए ना, जो तो वो किसी न किसी फॉरेन की किसी न किसी प्राइमरी को ही वो पॉइंट कर रहा होगा। तो फॉरेन की होगा तो प्राइमरी की, लेकिन यहाँ पे रेफरेंसिंग ला कौन रहा है, डेटा ला कौन रहा है? फॉरेन की ला रहा है ना, प्राइमरी की से लेके ला तो रहा है फॉरेन की ना, इसीलिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमेशा फॉरेन की ही लेके आएगा। हाँ हाँ, ओके। प्राइमरी की और फॉरेन की मेन डिफरेंस क्या है? जिस टेबल में खुद का होता है ना, हाँ, वो होता है प्राइमरी की। जो बाहर से उधार लेके कर रहा है वो होता है फॉरेन की। जो मांगता है दूसरे टेबल से वो होता है फॉरेन की। यही लिख देंगे क्या? तुम पहले बात को समझो ना, पेपर में तो लिख ही दोगे जब आएगा। पहले समझने पे ध्यान, पेपर में लिखने पे इंग्लिश बनाने पे ध्यान मत दो। पहले बात, तब अंदर में कभी भी नहीं जा पाएगा। पहले बात समझो। जब बात समझ में आ जाएगी तो लिख दोगे। अब देखते हैं ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब ये एक स्टूडेंट टेबल है, एनरोल टेबल है, SID एस नेम और ये लॉगिन है उसका, कुछ पासवर्ड है उसका। क्या? पासवर्ड दिखाया नहीं मैंने। हाँ, जो भी है लॉगिन पासवर्ड है वो, ठीक। सेम डेटा भी रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारा क्या है, वो नहीं है क्या,
प्राइमरी की। हाँ, ना ही कैंडिडेट की है वो। एनरोल्ड में SID CID और फिर FED FED है कुछ फंडों का उसका। फीस SID होगी ना, फीस जो भी है, 5K लिखी हुई है। हाँ जो भी है। ये है, ये SID हमारा यहाँ पर प्राइमरी की है और वहाँ पे SID CID दोनों मिल के प्राइमरी की है। समझ में आ रहा है? क्यों हाँ, क्यों क्योंकि मैंने बोला था ना, CID S1 का स्टूडेंट 1 ID का ही 2 C1 है, हाँ CID कोर्स ID है, तो S1 और 2 तुम यही पूछ रहे थे ना। हाँ इसके लिए फॉरेन की है, तो उस टेबल के लिए प्राइमरी की वही फॉरेन की हो ये जरूरी नहीं है। वो इंक्लूडेड भी हो सकती है और नहीं भी इंक्लूडेड हो सकती है। यहाँ पे जैसे कि कंपोजिट हमने बना दिया, SID CID मिलके बना रहा है हमारा प्राइमरी की, तो वो ठीक है। तो वो हो गया डिफरेंस रिलेशन चाइल्ड, जहाँ पे फॉरेन की होता है वो होता है रेफरेंस रिलेशन, और रेफरेंसिंग रिलेशन जहाँ पे पेरेंट होता है हमारा। ठीक, अब समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है ना? हाँ। SID is enroll table. SID of enroll table is the foreign key. SID of enroll table ये फॉरेन की है क्योंकि ये डेटा वहाँ से ला रही है। ठीक है, इसके पास खुद का डेटा नहीं है। इज द फॉरेन की रिफरेंसिंग टू द प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल। हाँ। सब कुछ समझ में आ गया? ये फॉरेन की, प्राइमरी की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये सब दिख रहा होगा तुम्हें। कोई सवाल पूछते तगड़ा। क्या? अभी नहीं, आगे है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल। अब हम देख लेते हैं क्रिएट टेबल इनरोल्ड। ये हमारा SQL का सिंटैक्स है। अब हमने बस ये डायग्राम में बनाया है। A हमारा रिलेशन है, C हमारा रिलेशन है, वो फॉरेन की है और वो पॉइंट कर रहा है इसके प्राइमरी की को। ठीक है, सेम टेबल में ये दिखाया गया है। ठीक है, दो एट्रीब्यूट हैं A और C। क्या ये दो एट्रीब्यूट? एक ही टेबल में दो एट्रीब्यूट हैं। एक एट्रीब्यूट का नाम है A, फिगर बना हुआ है, दिख रहा है ना। एक एट्रीब्यूट का नाम है C। हाँ। C जो है सो तो वहाँ A से से डेटा वैल्यू ले ले रहा रहा है, है। A से वैल्यू ले रहा है, तो उसके C हो ऊपर गया क्या बना हुआ है? किसके ऊपर? प्राइमरी की लिखा हुआ प्राइमरी है, की। P तो A हो गया प्राइमरी की क्योंकि वो डेटा दे रहा है प्राइमरी की, और वो फॉरेन की वो खुद से नहीं, वो उस पर डिपेंडेंट है। तो एक बात और पूछूं? हाँ, फॉरेन की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं? फॉरेन की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हाँ हो सकते हैं। कैसे? कंपोजिट प्राइमरी की बना लिया, हाँ। तो अब वो एक की है, वो बना हो सकता है, वो 3-4 एट्रीब्यूट से बना हो सकता है, क्योंकि उसको उसको क्या करना है, फॉरेन की को मेन वहाँ से डेटा लेना है, ताकि यहाँ भी बस वो यहीं से किसी न किसी टेबल का ही तुम प्राइमरी की उठाओगे, ताकि वो हर एक Uniquely टपल को define होगा। यूनिकली, मेन उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक टपल हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके उस टेबल का, ताकि हम उस टेबल का डेटा यहाँ पे ला सकें। समझ में आ रहा है ना? एक चीज देखो, हम्म जैसे इनरोल्ड में आया, हम्म यहाँ पे S1 यूनिकली डिफाइंड है, हम्म। तो यहाँ पे S1 ये दो बार मतलब कैसे आ रहा है जब SID में एक ही है? अरे वही तो मैंने बोला ना, यही मैंने बोला, S1 दो कोर्स में इनरोल्ड है, हाँ। तो तुम डेटा स्टोर करोगे ना दो बार। S1 C1 कोर्स में भी है, S1 C2 कोर्स में भी है। बट अब S1 कौन है, यहाँ पे तुम फिर से S1 का S नेम लिखते, लॉगिन लिखते, S1 कौन है वो उस टेबल से पता कर रहा है। S1 का नाम क्या? देखो ये तो टेबल हमने मिला दिया। हाँ। ऐसे हमको एक ही टेबल में बढ़ा बढ़ा के लिखना होता। अब हमें व्यू बनाना हो कि मतलब ये CID और S नेम प्रोजेक्ट करो, हो जाएगा। इस टेबल से वो CID तुम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो? CID कोर्स ID और नाम। तुमने कहीं भी स्टोर किया कोर्स ID नाम? नहीं, लेकिन ये कोर्स ID यहाँ से लेगा, अभी S1 से पता करेगा। S1 क्या है इसको नहीं पता, वो उस टेबल के पास जाएगा, S1 को देखेगा नाम क्या है, वहाँ से ये नेम A लिखेगा, ये नेम A लिखेगा, और फिर C1 C2। मेन ऑब्जेक्टिव ये है, समझ में आ रहा है? तो S1 यहाँ पे हम 10 भी दे सकते हैं। इस टेबल के लिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी नहीं है S1 की। जहाँ से डेटा ला रहा है ना, वहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए कि S1 से रिलेटेड हम कोई भी सवाल पूछे तो तुम एक ही आंसर दोगे हमको, वो है इसका काम। ताकि हमने दो अलग अलग रिलेशन बनाया, लेकिन उसको लिंक कर दिया, ताकि हमें जब प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता हो डेटा को, तो हम कर सके। CID और नाम ही हमको प्रोजेक्ट करना है कि नाम बताओ और कोर्स का नाम बताओ, तो वो कर देगा। A C1 A C2 ये पता कर लेगा उस टेबल से, ये है उसका काम। समझ में आ गया? आगे बढ़े क्या? नहीं है? क्या हो रहा है?
हम एसक्यूएल की बात कर रहे हैं। एसक्यूएल में होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, सी में है। और फर्क सी क्या है बताओ? क्या? एस ए क्या उसमें, सी ए इंट और इंटीजर फर्क है, तुम देखो। अभी देखना है। हाँ, क्योंकि कभी कभी सर पूछ देते हैं ना क्लास में, इंट और इंटीजर में फर्क बताओ, कैर और वैर कैर में फर्क बताओ, और उनका फेवरेट यूनियन और स्ट्रक्चर में अंतर बताओ। मैं कितनी बार बता चुका हूँ। पहले किसी को खड़ा करके पूछे नहीं तो हम शांत हो जाएंगे, शायद ना पूछे, फिर कहते हैं नो वन नोज दिस। अब उसको एसक्यूएल में ऐसे लिखा है, फॉरेन की प्राइमरी की तो डिक्लेयर कर दिया इस टेबल एनरोल टेबल के लिए, हाँ। एसआईडी और सीआईडी मिला के कंपोजिट एट्रीब्यूट। फॉरेन की एसआईडी रेफरेंस स्टूडेंट, मतलब फॉरेन की अगर तुम डिक्लेयर कर रहे हो एसआईडी को इसके लिए, तो ऐसे तुम्हें रेफरेंस लेके दिखाना होगा। फॉरेन की एसआईडी रेफरेंस ले रहा है तुम स्टूडेंट टेबल से। बाय डिफ़ॉल्ट फॉरेन की रेफरेंस टू प्राइमरी की, प्राइमरी की को ही रेफरेंस करेगा ताकि हमारा सारा का सारा टपल यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। व्हेन एसआईडी इज़ द प्राइमरी की ऑफ ए स्टूडेंट। और एक चीज सुनो, जैसे 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 हाँ बताओ। आगे कुछ लिखा हुआ है। व्हेन एसआईडी इज़ द प्राइमरी की ऑफ ए स्टूडेंट, हाँ, फिर let login is primary key and SID is alternate key then। मतलब अच्छा, ये ऊपर वाला हमने तब लिखा है फॉरेन की SID रेफरेंस स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट का कौन सा एट्रीब्यूट है वो नहीं दिखाया, सिर्फ स्टूडेंट लिख के छोड़ दिया। तो ये खुद ब खुद स्टूडेंट का जो भी प्राइमरी की होगा उससे रेफरेंस लेगा। हमने फॉरेन की SID इस टेबल के लिए नाम दे दिया हाँ। SID। अब इस टेबल के SID को हम बोल रहे हैं कि ये फॉरेन की है। हाँ। इसका खुद का डेटा नहीं होगा, ये किसी और टेबल से डेटा लेगा। हाँ। किस टेबल से ले लेगा? रेफरेंस स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का SID से ले लेगा। लेकिन अब ये तब हुआ जब SID हमारा प्राइमरी की था किसका? स्टूडेंट टेबल का। अब जब SID नहीं है, मान लो लॉगिन है प्राइमरी की, और SID एक अल्टरनेटिव की है, यानी कि वो कंपोजिट की बचा हुआ है जो कि प्राइमरी की नहीं बन पाया, जो यूनिकली डिफाइन कर पा रहे हैं। हाँ। तो SID हमारा क्या है? अल्टरनेटिव की है। तो अगर अब हम चाहते हैं कि तुम उससे लो, लेकिन वहाँ से जो है सो वो लॉगिन से नहीं SID से लो, ठीक है ना। हम ये दिखाना चाहते हैं, तो फॉरेन की SID रेफरेंस स्टूडेंट में भी हम SID लिखेंगे कि उस एट्रीब्यूट से लेना है। अगर वो नहीं लिखेंगे तो वो उसका प्राइमरी की से ले लेगा। हाँ, तो वही है बाय डिफ़ॉल्ट फॉरेन की रेफरेंस टू प्राइमरी की, तो वो डिफ़ॉल्ट में प्राइमरी की हो जाता है। व्हेन SID इज़ नॉट फाउंड, तो हम ऐसे दिखाएंगे जब SID नहीं है। इन अ वन टेबल एट मोस्ट वन प्राइमरी की एग्जिस्ट, एक टेबल में मैक्सिमम एक ही प्राइमरी की हाँ हो एक ही सकती है। प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। फॉरेन की कैन कंटेन डुप्लीकेट एज वेल एज एन फॉरेन मतलब फॉरेन की जब बन गया ना SID, वहाँ से जो डेटा ले रहा है, तो यहाँ पे वो डुप्लीकेट भी रख सकता है, S1 रिपीट भी हो सकता है, नल वैल्यू भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए ये इस टेबल के लिए नहीं है प्राइमरी की, उस टेबल में नहीं रख सकता, इस टेबल में रख सकता है। फॉरेन की कैन नॉट कंटेन वैल्यूज़ दैट आर नॉट प्रेजेंट इन प्राइमरी की, वो कोई ऐसा वैल्यू नहीं रखेगा जो इसमें है ही नहीं, प्राइमरी की में नहीं है, मतलब इस जहाँ से आ रहा है वहाँ पे नहीं है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं रख सकता, ये बस उसमें बाध्यता है। की नल वैल्यू रख सकता है, इसका मतलब क्या है? जैसे SID जो है, हाँ, अगर फॉरेन की है तो नल वैल्यू कैसे रख रहा है? मतलब इस केस में अगर नहीं है, कोई और केस में फॉरेन की के पास नल वैल्यू भी हो सकता है। कैसा केस? मतलब कोई ऐसा कोर्स है, कोर्स ID है जहाँ पे एक भी बच्चा नहीं है, अच्छा, तो ठीक उसमें है, जीरो लिख देगा। हाँ 0 लिख देगा नल, ओके, तो वो वैसे में फॉरेन की रख सकते अब हैं। समझ में आ गया। हाँ, अभी अब डिफरेंस रिलेशन में जो है, हाँ बस यही रेफरेंस्ड कहाँ पे है? जहाँ पे आया है डेटा, और रेफरेंसिंग जहाँ से लाया गया है डेटा। तो नहीं, हाँ रेफरेंस्ड जहाँ जहाँ पे फॉरेन की है, हाँ अरे ऊपर पलट के देख लो, इसमें कंफ्यूज होएंगे शुरू में सब। रेफरेंस जहाँ पे फॉरेन की है, नहीं,
नहीं, यहाँ रेफरेंस जहाँ पे प्राइमरी की है और रेफरेंसिंग जहाँ फॉरेन की है। हाँ, रेफरेंसिंग होता है जहाँ फॉरेन की है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो उल्टा सा मतलब दोनों का सेम ही लिखा हुआ है, इसीलिए वो देख के बोल रहा था वो दूसरे पेज पे। हाँ तो रेफरेंस जहाँ पे प्राइमरी की है, जहाँ से रेफरेंस जहाँ प्राइमरी की है, रेफरेंसिंग जहाँ फॉरेन की है। फॉरेन की तो जहाँ फॉरेन की है ना, वहाँ वहाँ कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते उस फॉरेन की में। हाँ फॉरेन की में इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि नया डेटा तुम नहीं दे सकते। बिल्कुल, तुम वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो जहाँ प्राइमरी की है, वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। बिल्कुल सही। और डिलीट तुम वहाँ से नहीं कर सकते जहाँ पे प्राइमरी की है। हाँ, डिलीट तुम वहाँ से कर सकते हो, पहले वहाँ से डिलीट करना होगा जहाँ पे फॉरेन की है। यहाँ से डिलीट कर सकते हो क्योंकि कोई कोई हाँ, यहाँ पे कोई हटा दो। यहाँ पे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हाँ। जो फॉरेन की है वो प्राइमरी की जरूरी नहीं सारे एट्रीब्यूट्स ले, हाँ मतलब सारे रोज ले, सारे, हाँ जितने मन उतने ले लेगी, है कि नहीं? यही ना, यही। हाँ यही बात है। वैल्यू प्रेजेंट इन फॉरेन की मस्ट बी प्रेजेंट इन प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस रिलेशन। फॉरेन की में जो वैल्यू है वो प्राइमरी की के मतलब रेफरेंस रिलेशन के प्राइमरी की में होना ही चाहिए। रेफरेंस रिलेशन जहाँ पे प्राइमरी की है, रेफरेंसिंग रिलेशन जहाँ पे फॉरेन की है। फॉरेन की में कंटेन डुप्लीकेट एंड नल वैल्यूज़ रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि पेरेंट टेबल है, रेफरेंस टेबल, वहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, 4DEC कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, जैसे 1ACSC को डिलीट कर देंगे। रेफरेंसिंग रिलेशन में हम इंसर्ट नहीं कर सकते, 105 DSA6 कोई भी नया चीज़ इंसर्ट नहीं कर सकते, डिलीट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, वो डिलीट 103 CD जो भी है। डिलीशन फ्रॉम रेफरेंस रिलेशन एंड इंसर्शन इनटू रेफरेंस रिलेशन में वायलेट फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की का कंस्ट्रेंट यही है ना कि डेटा वो ला रहा है, कंस्ट्रेंट है। पहले इसका डेटा हटाओ तब उसमें डालो, तब इसमें हटाओ, और अगर डालना है तो पहले इसमें डालो फिर उसमें डालो। हाँ। A relation can act as a parent and child, that is relation may contain a primary key and foreign key that refer to the same relation। मतलब अब मतलब एक ही रिलेशन में हो सकता है कि एक एट्रीब्यूट पेरेंट है, एक मतलब वही रिलेशन जो है पेरेंट रिलेशन और चाइल्ड, हाँ मतलब उसी के अंदर प्राइमरी की है, फॉरेन की है, जो कि सेम ही रिलेशन पे, ये ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। खुश हो क्या है? आगे पढ़ो, हम उसी जैसे वेट कर रहे हैं। अब जैसे ये स्टूडेंट टेबल है और रजिस्ट्रेशन टेबल है। स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, नेम, ब्रांच है, हमने स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे रख लिया, ये हो गया। यहाँ ये हो गया रेफरेंस रिलेशन, पेरेंट यहाँ से डेटा लेके जाएंगे दूसरे में। रजिस्ट्रेशन जब हो रहा है तो कोर्स नंबर, कोर्स का नाम और रोल नंबर, तो ये बस स्टूडेंट का बाकी डेटा हम यहाँ नहीं ला रहे, बस रोल नंबर है और बाकी का डेटा वहाँ से आ जाएगा। तो ये हो गया इसके लिए फॉरेन की, जो वहाँ से डेटा लेके आएगा उस टेबल से। तो ये बस 1 2 3 अब बोला ना। अब जैसे 104 TOC में एक भी बच्चा ही नहीं है, मतलब TOC कोर्स में कोई किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो नल वैल्यू हो गया और रिपीटिव हो गया। तो ये हो गया रेफरेंसिंग रिलेशन, चाइल्ड रिलेशन जहाँ पे फॉरेन की है। एक ही टेबल में फॉरेन की और प्राइमरी की दोनों हो सकता है जब सेल्फ रेफरेंसिंग, रिकर्सिव रेफरेंस, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। हाँ, डिफरेंस रिलेशन में एक ही चीज़, मतलब चार बार हो गया। रेफरेंस रिलेशन में इंसर्शन, क्या होता है? रेफरेंस रिलेशन जहाँ पे प्राइमरी की है, प्राइमरी की है, तो इंसर्शन में कोई वायलेशन नहीं है, इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन डोमेन कंस्ट्रेंट लग सकता है। हाँ वो है, मतलब वैल्यू के, हाँ ये अलग कंस्ट्रेंट है। ये रेफरेंशियल, इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। आप समझ में, कंस्ट्रेंट मतलब डिलीट करने और ऐड करने के लिए कंस्ट्रेंट है मेन। लेकिन एसक्यूएल कर देता तुम करो कुछ भी, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ एसक्यूएल अगर तुमने, अरे एसक्यूएल कंट्रोल नहीं करेगा ना, वो बताएगा जब ऐसा कोई तुम वहाँ पे ऐड कर दो जो वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, तो बताएगा दिस इज नॉट फॉलोइंग द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, एरर आएगा। इंसर्शन में कोई नो वायलेशन, किसी प्रकार का वायलेशन नहीं है किसी भी रूल का। डिलीशन वायलेशन कर सकता है, मे कॉज, हमेशा नहीं करेगा, कर सकता है। ये प्राइमरी की इज यूज्ड बाय रेफरेंसिंग रिलेशन, अगर वो प्राइमरी की रेफरेंसिंग रिलेशन द्वारा यूज़ किया जा रहा है वो वाला टपल, तो और उसको हटा दिया तो डिलीट हो सकता है। ऑन डिलीट नो एक्शन। अब ये तीन वो है, कैसे हटा सकते हैं इस कंस्ट्रेंट को? SQL के कमांड है, ऑन के लिए डू, ऑन डिलीट नो एक्शन, डिफॉल्ट रेस्ट्रिक्ट द डिलीशन, ये डिलीशन को रोक देता है। ऑन डिलीट नो एक्शन, डिलीट पे कोई एक्शन नहीं। इसे टेबल क्रिएट करते वक्त शायद ये तीनों आगे देखेंगे SQL और डिटेल में। टेबल पे कोई कुछ डिलीट कर रहा है तो कुछ में कोई एक्शन नहीं करना है। हाँ, ऑन डिलीट कास्केड, ऑन डिलीट सेट नल, ये तीन है।
3 है और इसके बारे में, और एसक्यूएल का इसमें है सेक्शन, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। ऑन Cascade डिलीट क्या नो होता है? एक्शन, ऑन डिलीट कास्केड और ऑन डिलीट सेटनल है कुछ आगे बताएंगे, ओके। देखेंगे। अब क्वेश्चन है, किसी का मैसेज आएगा तो तुम तक खुश हो। मैं खुशी नहीं हूँ, बताओ क्या है। द फॉलोइंग टेबल हैज़ 2 एट्रीब्यूट्स A एंड C वेयर A इज द प्राइमरी की एंड C इज क्वेश्चन द मैं सॉल्व फॉरेन। करूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है नहीं तुम लोग समझाओ, समझ जाएंगे। ठीक है। द फॉलोइंग टेबल हैज़ 2 एट्रीब्यूट्स A एंड C वेयर A इज प्राइमरी की एंड C इज फॉरेन की। इसी टेबल में A प्राइमरी की भी है और फॉरेन की भी है। एक ही टेबल में ना? हाँ एक ही टेबल में फॉरेन की रेफरेंसिंग ए इज द सॉरी एंड सी इज द फॉरेन की रेफरेंसिंग है जो ए को रेफरेंस कर रही है। विथ ऑन डिलीट कास्केड द सेट ऑफ ऑल टपल्स दैट मस्ट बी एडिशनली डिलीटेड टू प्रिजर्व रेफरेंशियल इंटीग्रिटी व्हेन द टपल 2 4 इज डिलीटेड इज। 2 4 डिलीट कर रहे हो ना? टपल 2 4 डिलीटेड किसका है? रुको रुको, एक बार क्वेश्चन समझने दो। मैं सेट ऑफ ऑल टपल दैट मस्ट बी एडिशनली मुझे डिलीटेड आंसर पता है, बताएं? क्या? इसको ये क्वेश्चन मैंने भी सॉल्व किया है, इसका आंसर मुझे पता है, लेकिन हम आंसर अब मतलब वही जहाँ जहाँ अब वो आ रहा होगा ना, उसको हटा देंगे। हाँ प्राइमरी की का हाँ। 2 हटा है तो प्राइमरी की का 2 इधर जहाँ जहाँ आ रहा होगा वो हटा दो। जितनी भी सी में 2 होंगे उन सबको हाँ हटाओ। हटाओ, क्योंकि उसके पास हाँ। अब कोई हाँ, चारा हाँ, नहीं है। और फिर 2 के साथ जो जो हटा है ना वो भी हटाओ। 2 के साथ 5 हटा है पांच तो वाली 5 भी देख लो, 5 भी होगा तो वो उसका भी हटाते जाओ। ये ऐसे ऐसे ऑन डिलीट कास्केड यही करता है। ऑन डिलीट कास्केड जो हट रहा है ना उसके सबको रिलेटेड सबको जो हटा जो दो। वायलेशन क्रिएट कर रहा है वो सबको उड़ा उड़ा दो। इसका आंसर आएगा ये वाला। कहाँ को पहले हमने इसको 2 4 वाला टपल हटाया ना, तो 2 4 वाला जब हटाया तो अब 2 जहाँ जहाँ है वो जहाँ हटेगा। तो 5,2 हट गया। अब 5,2 जब हटा तो ये 9,5 वाला भी हट गया और 7,2 तो 7,2 वाला भी हट गया। हाँ सी इसका आंसर है। हाँ सी है आंसर। हाँ आसान था ये, अच्छा था। हाँ ये क्वेश्चन मैं लगा चुका हूँ, मेरे भी बुक में लगा हुआ, कॉपी में लगा हुआ है। अच्छा। Let R, A, B, C and S, D, E, F be two relation in which D is the foreign key of S that refers to the primary key of R। ये दो रिलेशन है A, B, C, D, E, F, जहाँ पे D जो है फॉरेन की है S का, दैट जो कि R के प्राइमरी की को रिफर कर रहा है। द फॉलोइंग 4 ऑपरेशन ऑन क्वेश्चन R मुझे and पढ़ने S। तो मुझे सॉल्व करने दो, ठीक है? हाँ लेट आर ए बी सी इंसर्ट इनटू R। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो।